एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि पहले मुझे ये समझ में आए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ वो क्या पिछले मंथ के रेंज के अंदर हुआ या उस रेंज के बाहर नीचे की तरफ हुआ या उस रेंज के बाहर ऊपर की तरफ हुआ। तो अच्छा। पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन, मतलब मेथड, राइट। तो जब मान लीजिए कि अगर वो अंदर हुआ है ब्रेकआउट, मतलब रेंज के बीच में हुआ है, ओके, राइट। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज होगी कि अब या तो ये रेंज के नीचे जाएगा या फिर ये रेंज के ऊपर जाएगा। राइट। ओके, अब आप देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो वो ऊपर जाते हुए में हुआ है या नीचे आते हुए में हुआ है। अच्छा। आप मान लो कि वो नीचे आते हुए में हुआ है, तो अगर वो नीचे आते हुए में हुआ है तो वो तो स्ट्रेट अवे शायद निचले हिस्से में चला जाना चाहिए, राइट। जो आपका रेंज का निचला वाला हिस्सा है उसमें स्ट्रेट अवे चला जाना चाहिए, मतलब हु हैज स्टॉप्ड हिम टू गो देयर, नोबडी, राइट। इसका मतलब बायर्स उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना अगर वो नहीं गया है। हाँ। यहां पे आपको नोटिस करना है कि क्या इसमें हायर हायर लो फॉर्मेशंस चालू हो रहा है। एकदम से तो होगा नहीं, मोस्ट लाइकली अगले दिन पे एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा, राइट। शायद उसके अगले दिन पे एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होगा। अगर वो होता है तो इसका मतलब है कि जिस रेंज ने टॉप बनाया था उस दिन का जो सपोर्ट लेवल था वो आपका टारगेट होना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अच्छा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही वाला एग्जांपल लेते हैं और गिरते हुए में वॉल्यूम ब्रेक हुआ था ना, तो अब हाँ। वो तो गिर रहा है ऑलरेडी, नीचे की तरफ है ना उसका मुंह, राइट। तो लॉन्ग का तो अब समझ में आ गया कि घूम जाएगा तो अच्छा चलो लॉन्ग है। पर अगर वो रुकता ही नहीं है, अगर वो रुकता नहीं है तो आप भी रुक जाइए, आपको दौड़ना नहीं है उसके साथ, ठीक है। आप रुक जाइए, उसको लोअर रेंज पे चले जाने दीजिए। अब लोअर रेंज पे जैसे ही वो टकरा जाएगा वहां से आपको बिहेवियर शो करने लगेगा विच इज कॉल्ड एज द क्वालिटी। राइट। अगर उस जगह पे हायर वॉल्यूम्स के साथ वो सपोर्ट बिल्ड करता है तो इसका मतलब ये ऊपर गया, कि गिर नहीं पाएगा। वहां पे फिर लॉन्ग इवेल्युएट करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि मतलब वो देखिए उस वो पूरा निचले वाले, हायर बनाएगा। हाँ फिर दोबारा हायर हाई हायर लो बना देगा, उसी लेवल से बना देगा, राइट। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि उस लेवल को तोड़ेगा, इट विल ब्रेक एंड इट विल गो डाउन। आफ्टर इट हैज गॉन डाउन इट विल इंक्रीज वॉल्यूम बिलो द रेंज, रेंज के नीचे वॉल्यूम को बढ़ाएगा, राइट। दोबारा से वॉल्यूम बढ़ेगा उसमें, फिर ब्रेक डाउन होगा नीचे की तरफ। अगर आप जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 3 महीना पहले के चार्ट्स पे देखेंगे तो एग्जैक्टली यही वाला एग्जांपल आपको वहां दिख जाएगा, ठीक है। मतलब उस दिन तो अनगिनत मुझे मैसेज आ गए थे ट्रेनीज से कि सर 200%, 500%, 1000% इस टाइप के। तो उसका लॉजिक ये होता है कि रेंज के बाहर ट्रेड होना ना बहुत आसान नहीं है एक स्टॉक के लिए, इसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ता है, ठीक है। रेंज के बाहर ट्रेड होने के लिए उसको बहुत शक्ति की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम द बायर्स और द सेलर, बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, ओके। नहीं तो ऐसा होता नहीं कि लोग आपसे कहते कि यार ये तो गिर रहा था, मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया और नुकसान हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल ना, होना नहीं चाहिए था ना ऐसा। कोई चीज गिर रही है तो गिरते गिरते जीरो पे चली जानी चाहिए। राइट। उसी तरह से अगर कोई चीज चढ़ रही है तो चढ़ते चढ़ते इंफिनिटी पे चला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, हम सभी जानते हैं। तो रेंजेस के बाहर ट्रेड होने के लिए पार्टिसिपेंट्स का जोर लगाना पड़ता है, राइट। इसका मतलब वॉल्यूम्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉलोड बाय द पोजीशन बिल्डिंग, ठीक है। सर। राइट। तो ये सिनेरियो नंबर 2 हो गया। सिनेरियो नंबर 3 क्या है कि अब मान लो इसी का उल्टा हो रहा है, मतलब ब्रेकआउट हुआ था पर चढ़ते हुए कैंडल में हुआ था, मतलब ऊपर जाते हुए में ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो अगर ऊपर जाते हुए में ब्रेकआउट हुआ था तो इसका मतलब क्या है कि अगर इट ट्राइज टू टर्न अराउंड तो लोअर रेंज पे जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। अदरवाइज क्या करेगा कि यहां से ब्लिप होगा, ब्लिप होकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर
रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा और फिर वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वही सिनेरियोस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सिर्फ फर्क ये है कि एक आप रेड कैंडल मान रहे हैं या दूसरे को ग्रीन कैंडल मान रहे हैं, मतलब गिरते हुए में टूटा है वॉल्यूम और एक में चढ़ते हुए में वॉल्यूम टूटा है, इतना ही फर्क है दोनों में। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा चीज है कि ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड द स्टॉक विथ 3G एनालिसिस। मार्केट मतलब ब्रॉड मार्केट इंडाइस, सेक्टर इंडाइस एंड स्टॉक, if they all are in the same direction, the strength of the movement will be very high। ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट और ब्रॉड मार्केट इंडाइस रिट्रेसमेंट लेग, अभी का रिट्रेसमेंट लेग का मतलब डाउनवर्ड, नीचे गिरता हुआ। सेक्टर डाउनवर्ड, मान लीजिए वो भी रिट्रेसमेंट लेग में है, और कोई स्टॉक भी रिट्रेसमेंट लेग में है, सिर्फ उसी को शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब मान लो वो अगर मतलब मार्केट मेन उनमें लेग में चल पॉसिबिलिटी रहा है, बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी, उनमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो हाँ जाएगा तभी, पॉसिबिलिटी। तभी तो आप स्टॉप लॉस को बचा पाओगे। राइट। हम तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते हैं, हम तो सही काम करने के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस कर्म पे है, राइट। तो हम राइट। तो ये कहते हैं कि यार मैं तो लॉस बचाने आया हूं यहाँ पे, प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट है मेरे काम का। है ना? क्योंकि मैं इतना शिद्दत से लॉस बचाता हूं तो मुझे एज अ बाई प्रोडक्ट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। तो आपको भी वही मतलब कुछ इस तरीके से अपना धारणा को बनाना पड़ेगा। तो अगर तीनों लेग्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर तीनों लेग्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप लॉन्ग करें उनमें, राइट। तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ राइज या फिर इंटेंसिटी ऑफ फॉल मिलेगा आपको, आप अपना स्टॉप लॉस बचा पाओगे। अगर वो कम से कम मान लीजिए आप शॉर्ट पोजीशन में है, मान लो बुरे से बुरे हालत में गिर नहीं रहा है, ठीक है, अटक सा गया है, किसी सपोर्ट को फॉर्मुलेट करने में जुट गया है, पर एटलीस्ट ऊपर तो नहीं जाए कि आपका स्टॉप लॉस ही हिट कर दे, चाहे 2 रुपया दे, देके तो जाए कुछ। गेटिंग माई पॉइंट। सो ऐसे स्टॉक्स में रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देने की जो संभावना होगी वो सबसे कम होगी। अगर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मतलब क्वालिटी के हिसाब से वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो। ठीक है। और जब हम डायरेक्शन बोलते हैं तो हम सिर्फ लेग्स की बात करते हैं। ठीक है। स्टॉक का ओवरऑल बियरिश या फिर स्टॉक का ओवरऑल बुलिश होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। मतलब हायर हाई हायर लोज मतलब इट इज अप लेग, लोअर लोज लोअर हाइज मतलब इट इज डाउन लेग, खत्म। ठीक है असित जी, मेक सेंस? ओके, गॉट इट। ओके, गुड। So let's take a 5 minutes break and then I'll quickly go through जो सुभाष ने पूछा है तो फटाफट से बता देंगे, और फिर डीप वाला जो शीट है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।
All right, friends, I'm back. Okay, can you all see my screen? ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं कुछ रिपोर्ट को डाउनलोड करने का। ठीक है, पहले मैं सुभाष जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, कि मंथ का जो स्टैक रैंक है वो कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। सुभाष जी, आपको करना क्या होगा कि आप इस इंटरफेस पे चले जाएंगे जहाँ पे आर्काइव्स और डेली मंथली रिपोर्ट्स है, और इस वाली जगह से आपको भाव कॉपी लेनी है। ओके, और आपको 2 दिन का डेटा चाहिए। 2 दिन का आप उठाएंगे, एक लास्ट वर्किंग डे ऑफ द लास्ट मंथ, जैसे कि फरवरी का 28 तारीख। ठीक है, जो भी लास्ट वर्किंग डे हो वो वाला डेटा आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके अगले महीने जैसे मार्च का जो आखिरी दिन जो वर्किंग होगा, अब 31 तारीख तो इज अ संडे। ठीक है, तो मान लीजिए 29th ऑफ मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 29th ऑफ मार्च का डेटा, इसको आपने डाउनलोड कर लिया। तो आपके पास 28 फरवरी से लेके 29th, मतलब लास्ट वर्किंग डे ऑफ मार्च और लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी का डेटा आपके पास अब मौजूद है। तो अब आपको इसे ओपन कर लेना है, सिंपल। ठीक है, आपको मान लीजिए यहां से सबसे पहले तो छटाई करना है, राइट। आप जब छटाई करेंगे इसका, तो बेसिकली आपको क्या चाहिए कि मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स चाहिए, तो सबसे पहले तो सीरीज को आप हटा लीजिए। ठीक है, तो आपने केवल इक्विटी को चाहिए आपको, तो बाकी सबको आप हटा दीजिए इसमें से, डिलीट। ठीक है, आपके पास अब केवल इक्विटी इक्विटी का डेटा बच गया है, राइट। ओके, अब अगर इक्विटी इक्विटी का डेटा बच गया है मेरे पास, तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इनमें से जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनको मान लीजिए उठा लूंगा। अगर यहां से निफ्टी 50 को ओपन कर लेता हूं मैं, तो ये सारे नाम हैं जो मुझे चाहिए, तो इसको मान लीजिए डाउनलोड कर लिया। अच्छा, हो ही नहीं रहा है। इंडेक्स मान लीजिए यहां से उठा लेते हैं, निफ्टी 50, डाउनलोड द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। ये यहां से डाउनलोड हो गया, तो इसको ओपन करते हैं। ये लीजिए, आ गया अपने सामने ये सब कुछ। ठीक है, तो इन स्टॉक्स को मुझे छांट के निकालना है। ठीक है, तो सिंपल साधारण तरीका वी लुकअप का इस्तेमाल कर देंगे। 28 फरवरी का फाइल है ये यहाँ पे, राइट। तो मान लीजिए इस जगह पे कर देते हैं वी लुकअप लगाया। किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है, ये वाला जगह। ठीक है, इसको लॉक कर देंगे F4, कॉलम नंबर 1, रेंज लुकअप इज 0, और इसको ओपन कर दिया पूरे में, और जिनमें नाम लिखे हुए नहीं आए उनको हटा दिया, मान लीजिए डिलीट। ठीक है, अब मेरे पास इस वाले दिन का 50 स्टॉक्स का नाम होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। आ गया, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये शीट मेरा क्लीन हो गया। ये कौन से दिन का है, 28 फरवरी का है। अब मैं वापस जाता हूं और 29 मार्च वाले को भी कर लेता हूं इसी तरह से। ओके, अभी जब 29 मार्च को करूंगा, ये 29 मार्च का डेटा है। किसी पर्टिकुलर डेट का, हाँ वो तो आप उससे इंटरफेस से चेक कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी इसी तरह से हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। पहले इक्विटीज को हटा देते हैं और बाकी का डेटा डिलीट, डिलीट कर दिया। इट इज ऑल हियर नाउ। हमें इसको छांट लेना है,
तो सिंपल वी लुकअप करा, इसको ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? मैंने शीट को डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से ढूंढना है, इस वाली जगह से। ठीक है, इसको ढूंढ लिया, F4 से लॉक कर दिया टेबल को। कॉलम इंडेक्स नंबर 1, रेंज लुकअप 0, इसको पूरे इसमें कर दिया। और अब मैं उनको डिलीट कर दूंगा जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये गया डिलीट। तो मेरे पास 50 नाम होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 50 हैं, 50 के 50। अब मैं फाइल को बस ट्रांसफर कर लेता हूँ, सिंपल टेक्निक, कॉपी एंड पेस्ट। तो मान लीजिए कि 28 तारीख का फाइल को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी किया, और 29 मार्च के फाइल में मैंने बस पेस्ट कर लिया उसको, क्योंकि मुझे तो एक ही बार करना है इस काम को। मान लीजिए इस वाले जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं सबसे पहले चेक कर लूंगा कि मैंने पेस्टिंग को सही से किया है या नहीं। तो एक बार ये क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। वो ये है कि ये वाला सिंबल और इसके सामने जो मैंने चिपकाया है उसका सिंबल सेम होना चाहिए। तो ये सब ट्रू आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए कहीं फॉल्स तो नहीं है। अगर फॉल्स है तो आपने पेस्टिंग गलत किया है, उसको करेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे सब ट्रू दिख रहा है, मतलब सब सही है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये मेरे पास 2 दिन का डेटा मेरे सामने आजू बाजू में आ चुका है, राइट। 28 फरवरी का ये वाला पोर्शन है और 29 मार्च का ये वाला पोर्शन है। अब इसके बीच में मैं रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूँ। रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? एलन। एल एन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लेटेस्ट एलटीपी, लेटेस्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ओके, तो इसका मतलब ये वाला डिवाइड बाई डिवाइडेड बाय प्रीवियस वन एलटीपी, प्रीवियस वाला। ठीक है, और इसको मान लीजिए 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ इस पे एक कुछ लगा लेते हैं, फिल्टर वगैरह। अब मान लीजिए इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं अगर, तो मंथली बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि ये आपके ऊपर के गेनिंग स्टॉक्स हैं और शायद ये आपके नीचे के लूजिंग स्टॉक्स हैं। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो ये आपका वीकली आई एम सॉरी मंथली स्टैक रैंक हो गया। तो इस तरीके से आप अगर वीक का करोगे तो लास्ट डे ऑफ द वीक ले लिए। ठीक है, अगर आप फिजिकल क्वार्टर कर रहे हैं तो लास्ट डे ऑफ द फिजिकल क्वार्टर्स ले लिए। ओके, उससे आपने कंपेयर कर लिया। फिजिकल ईयर कर रहे हैं तो लास्ट डे ऑफ द फिजिकल ईयर ले लिया आपने। ठीक है, तो इज इट क्लियर सुभाष जी? सर जी, टॉप गेनर से या टॉप लूजर से कितना स्टॉक उठाएंगे? यस सर। अब इसमें सर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इज ऑन द टॉप, राइट? ये आपको सबसे गेनिंग लग रहा है, राइट? और सबसे लूजिंग आपको आईटी लग रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, उसके स्टॉक्स आपके पास वॉच लिस्ट में होने चाहिए। और आईटी सेक्टर के जो आपके स्टॉक्स हैं वो आपके वॉच लिस्ट में आ जाने चाहिए। एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने प्रभाकर जी के शीट पे किया था ना, मैंने बोला था कि स्टैक रैंक से ये उठा लिया आपने, इनके तो सारे वॉच लिस्ट में चले गए। अब आप डेली बेसिस पे ये देखते रहोगे कि कभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस टॉप लूजर या गेनर में आता है क्या डेली के स्टैक रैंक में, क्योंकि उसका रिपीटेबिलिटी हो गया है और स्ट्रेंथ बढ़ गया है।
राइट। उसी तरह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या कोई भी एसोसिएटेड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक में, राइट, कोई ब्रेकआउट हो रहा है क्या? अब जैसे मान लो ये फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है ना, एचडीएफसी में ब्रेकआउट हुआ था ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है वहां पे। अभी विप्रो आईटी का है, इन्फी ब्रेकआउट होके पड़ा हुआ है, राइट, और आपका क्या बोलते हैं, टीसीएस ब्रेकआउट, टेकेम ब्रेकआउट हो गया, राइट। तो इसमें क्वांटिटी वाला पैरामीटर भी ऐड हो गया था, राइट, और उसमें फिर उसके बाद आपको क्वालिटी फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप क्वालिटी फाइंड आउट हो जाता है उसमें, आप उसको ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सिर्फ आईटी और मतलब फ्रॉम अ मंथली पर्सपेक्टिव अगर मैं आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी फोकस बना लूं इस महीने के लिए, ठीक है, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, तो भी मुझे इतने ट्रेड्स मिल जाएंगे विच शुड बी हेल्पिंग मी टू रीच वेयर आई वांट टू रीच। तो ये तो मंथली पर्सपेक्टिव हो गया। ऐसे ही वीकली पर्सपेक्टिव भी है, फिजिकल क्वार्टर पर्सपेक्टिव भी है, फिजिकल ईयर पर्सपेक्टिव भी है आपके पास। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसने पूछा, धीरज ने, कि हम जब मंथली से उठा रहे हैं तो उसको क्या सिर्फ मंथली के लिए ही करेंगे या इंट्राडे भी कर सकते हैं? तो प्लीज रिमेंबर, इंट्राडे, पोजिशनल, ऑप्शन फॉप्शन, ये सब जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, इनमें कोई फर्क नहीं है, राइट। अगर आप मान लीजिए कि इस तरीके का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप पोजिशनल भी कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिस तरीके के मर्जी ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम्स जब आपके पास आ जाते हैं, उससे अगर आपका कोई सिलेक्शन होता है, उसका जो लॉन्जिविटी होगा वो लंबा होगा, ठीक है। मतलब एक महीने का ब्रेकआउट में से अगर आप डेटा उठा रहे हो तो वो पूरा महीना तक वैलिड रहेगा, राइट। क्वार्टर का उठा रहे हो तो पूरे क्वार्टर तक वैलिड रहेगा। गॉट इट? ठीक है सर। हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ सर, कहिए। बोल रहे थे नेक्स्ट वीक में आपने बताया था कि जिसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है उसमें ज्यादा सा स्टॉक अप ट्रेंड में था, लेकिन अगले 2 दिन का अगर मैं वॉल्यूम को टैली करूं तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ लेकिन ज्यादा से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया, इसका क्या लॉजिक है? नहीं नहीं, वो डाउन ट्रेंड में नहीं है, कोई भी स्टॉक अच्छा। डाउन ट्रेंड में जाने के लिए उसको 2 स्विंग्स को नीचे ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है, अच्छा। ट्रेंड में जाने के लिए, ठीक है। ओ। जब भी एक स्टॉक मूव करेगा उसमें एक मेन लेग होगा और एक रिट्रेसमेंट लेग होगा, ओके। मेन लेग में कभी भी एंट्री नहीं होती, रिट्रेसमेंट लेग्स में एंट्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। उसका मतलब यह होता है हाँ। कि अगर स्टॉक मूव कर रहा है ना ऐसे, ये रिट्रेसमेंट लेग्स हैं जो छोटे होंगे, और ये मेन लेग्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, तो इसको डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तो सबसे पहले यहां से उठा है ना, इस वाली जगह से, पहले ये इसके नीचे आएगा, इस वाले लेवल के, ठीक है। इसके नीचे आने के बाद ये ऐसे उठेगा, ऐसे करके सेकंड स्विंग बनाएगा, गॉट इट। यहां पे जाके आपको पता लगेगा कि ट्रेंड में चेंज आ गया है, मतलब ये अप ट्रेंड था ना, यहां पे देख के अगर आप देखोगे, अब ये जाकर के डाउन ट्रेंड हुआ है, सर। ओके। हेलो सर। हाँ जी कहिए भावेश जी। यही एग्जांपल मैं हिंदाल्को में समझना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदाल्को ने मार्च के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया हुआ है, हम्म, तो यही एग्जांपल मैं हिंदाल्को में समझना चाहता हूँ। ओके। अभी अगर हिंडाल्को की अवस्था देखें हम,
यहाँ पे एक स्विंग था इस वाली जगह में, हाँ जी, ऐसे करके स्विंग हुआ। उसके बाद इसने हल्का सा उठने की कोशिश करी और फिर लोअर लो लोअर हाइज बना गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ आईज है एक्चुअली। यहां से गिरा, उसके बाद फिर हायर हाई हायर लो बनाया, फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, फिर हायर हाई हायर लो बनाया। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके ऐसे गया और ऐसे आ गया। करेक्ट, करेक्ट। ये लीजिए, हो गया। अब यहां से आप देखिए, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर ब्रेक हुआ, नीचे आया, ऊपर ब्रेक हुआ, ये 2 स्विंग्स बन गए इसमें। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, यहां से गिरा था ना, हाँ जी, ये लीजिए सर, सपोर्ट, हायर हाई, इस फॉलिंग जोन में आकर के सपोर्ट बना दिया, राइट। जब ये सपोर्ट बना राइट, दिया तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आप देखो, ये वाला कैंडल इज हायर देन दिस कैंडल, राइट। सो इट वेंट इनटू एन अप ट्रेंड। यहाँ पे ये वाला जो नहीं डाउन मतलब ट्रेंड आप ये देख रहे हैं, क्या 1 अप्रैल को हिंदाल्को ने मार्च के लेवल को ब्रेकआउट दिया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल, हाँ, ऊपर गया ना, फर्स्ट ऊपर ब्रेक किया। ये लीजिए, हाँ, ये वाला कैंडल था, ये था, राइट। ये ऊपर ब्रेक हुआ ना, और उसी दिन एक वॉल्यूम भी सेकंड, ब्रेकआउट हुआ मार्च का। हाँ, प्राइस भी ब्रेकआउट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस भी ब्रेकआउट हो चुका है, अब इसको रिट्रेस करना चाहिए। हाँ, अब एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? इसमें ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना इसका,